नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। साइंस के बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज फिजिक्स का पोर्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं सभी बीपीएससी प्रीवियस ईयर के। इससे पहले हमने जो हमारा टॉपिक देखा था साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो खगोलीय गुरुत्वाकर्षण है और साथ ही साथ इसके बाद मिश्रित जो प्रश्न आपके हैं उनको भी आज ही के वीडियो में देखेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरा फिजिक्स पोर्शन आज समाप्त हो जाएगा, यानी कि फिजिक्स का ये लास्ट पार्ट होगा। फिर आगे आने वाले वीडियो में केमिस्ट्री जो है वो कराएंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? तो यहाँ पर किसी उपग्रह का जो पलायन वेग है, पलायन वेग कई बार मैंने बताया कि पलायन वेग वो वेग होता है जो कि स्पीड चाहिए होती है अंतरिक्ष के बाहर से किसी उपग्रह या ग्रह को भेजा जाता है उनको बाहर भेजने के लिए, तो वो होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। तो किसी उपग्रह का पलायन वेग उपग्रह के कोण पर निर्भर नहीं करता है, अतः उपयुक्त प्रश्न में उपग्रह का जो पलायन वेग है वो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, क्योंकि पलायन वेग v बराबर √2gm/r, जहां पर g आपका है गुरुत्वाकर्षण बल, m पृथ्वी का द्रव्यमान, r पृथ्वी की दूरी। आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, यानी कि 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो इनमें से सबसे पहले कौन पहुंचेगा? पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, रबर की गेंद सबसे पहले, लकड़ी की गेंद सबसे पहले, या तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे? आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा कि तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की जो गेंद है वो निर्वात में एक समान ऊंचाई से जब स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात जो है उसमें वायु का घर्षण शून्य रहता है और गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होने के कारण वस्तुएं स्वतंत्र अवस्था में गतिमान है, मतलब उन पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है, तो समान वेग से जो है वो गिरेंगे। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार के द्वारा लग रहा जो बल है वो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, नीचे जाते समय शून्य होगा, किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। कौन सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे कि जब आप नीचे जा रहे होंगे, ये ऑप्शन जो देख रहे हैं कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय उस पर लगने वाला बल जो होगा वो शून्य होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होती है तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होता है। ये दोनों स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए। यदि दुर्घटनावश लिफ्ट का तार टूट जाए तो क्या होता है? तो वह एक मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस दशा में उसमें उपस्थित व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। वही कंडीशन है कि अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं, अचानक से लिफ्ट ही टूट जाए और एकदम फ्री होकर के नीचे गिर रही है, तो उस समय आपका जो भार होगा वो शून्य होगा। वही बात यहाँ पर की गई है। ये भारहीनता की अवस्था जो है उसको कहते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे चलती है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है, मतलब अगर एक समान चल रही है, ऐसा नहीं कि अचानक जा रही है, इस तरीके वाली अगर कंडीशन नहीं। अगला है, जब एक पत्थर को चांद की जो सतह है उससे पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका जो द्रव्यमान है वो बदल जाएगा, इसका भार जो है वो बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार। कौन सा सही होगा? इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें भार और द्रव्यमान को लेकर के ही आपसे मेन फोकस करके पूछा जाता है। जैसे जब एक पत्थर को आप चांद की सतह से पृथ्वी पर ला रहे हैं तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों ही बदल जाएंगे, ना ही द्रव्यमान बदलेगा और ना ही भार बदलेगा। कौन सा सही होगा? देखिए लास्ट के दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि भार और द्रव्यमान में डिफरेंस होता है। आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन जो देख रहे हैं वो सही हो जाएगा कि इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु का जो भार होता है वो उस स्थान के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। तो द्रव्यमान चंद्रमा पर भी उतना ही रहेगा, यहाँ भी उतना ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। और जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर अलग है, पृथ्वी पर अलग है, और इसके भार में इसी कारण से परिवर्तन आएगा, परंतु द्रव्यमान आपका नियत रहेगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का जी कितना होता है? वैल्यू पूछी गई है। 0.98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 98 तो बिल्कुल नहीं होगा, या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखेंगे तो यहाँ पर एक में सेकंड सीधे लिखा है, एक में स्क्वायर लिखा है। ये थोड़े से ऐसे कंफ्यूजन
पेपर में करते हैं ऑप्शन। आंसर आपकी बात करें तो स्क्वायर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है गुरुत्व जनित त्वरण का मान पृथ्वी पर आदर्श रूप से। इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर इसके मान में वृद्धि होती है और भूमध्य रेखा जो सेंटर से जाती है उस पर ये न्यूनतम रहता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। मकान की ऊंचाई क्या होगी जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर 2 सेकंड में वो जमीन पर पहुंचता है? मीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए। आंसर की अगर बात करते हैं तो पत्थर द्वारा लिया गया समय टी 2 सेकंड दे रखा है। प्रारंभिक वेग क्या है पत्थर का? जब उसे हाथ में पकड़ा गया था तब तो कोई उसका वेग नहीं था, तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण जो जिस त्वरण से जी इस वैल्यू से जो खींच रही है पृथ्वी अपनी ओर, वो आपकी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अब फॉर्मूला लगाएंगे आप मकान की ऊंचाई का, ये गति का समीकरण है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में यू की वैल्यू यानी प्रारंभिक वेग की वैल्यू 0, टी की वैल्यू समय की दे रखी 2 सेकंड यानी 0 गुणे 2 प्लस 1/2, जी की वैल्यू 9.8 और टी यानी कि 2 सेकंड 2 गुणे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 19.6 मीटर आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। गति के टोटल 3 समीकरण होते हैं, एक v बराबर u प्लस एटी करके होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गति बराबर होगी, त्वरण बराबर होगा, आवेग बराबर होगा या बल बराबर होगा? आंसर आपका हो जाएगा पहला, उनकी गति बराबर होगी। एक ऊंचे मीनार से अगर मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उसकी जो गति होगी वो बराबर होगी। आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? बीपीएससी प्री में आ चुका है 2022 में। अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, मैरी क्यूरी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपका अल्बर्ट आइंस्टीन सही हो जाएगा। इन्होंने दिया था 1907 से 1915 तक सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। आइंस्टीन के आपेक्षिकता का सिद्धांत को सामान्यता सापेक्षता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो आइंस्टीन ने दिया था। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष होती है, एंगस्ट्रॉम तो बिल्कुल नहीं होगी, वेबर बिल्कुल नहीं होगी, लक्स बिल्कुल नहीं होगी, अकेला एक ऑप्शन पहला बचेगा यानी कि पहला ऑप्शन। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो कुल दूरी है उसका मान होता है। अब वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। और भी कुछ भौतिक राशियां और मात्रक हैं उनको भी रट लीजिए, जैसे तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, चुंबकीय प्रवाह का वेबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमैन हो जाएगा और विद्युत प्रतिरोध का ओम। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि आपके पेपर में पीआरटी में एक ना एक आपको भौतिक राशियों के मात्रक से क्वेश्चन आता ही है, चाहे टीआरई 1 उठा के देखिए, चाहे 2 चाहे 3। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में जो सबसे पहला कराया था ना चैप्टर फिजिक्स में, वो यही कराया था मात्रक वाला, ताकि आप सारे याद कर लें। 10वां प्रश्न है, यदि धरती की घूमने की गति गुणन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या दो गुना हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? घट जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। इसी सिद्धांत के आधार पर अगर पृथ्वी के घूमने की गति आप बढ़ा देंगे तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार घट जाएगा। और जी का मान की अगर बात करें तो न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर और अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। ये बात हम आपको ऑलरेडी ऊपर बता करके आए थे। बाकी जो स्थिति बताई गई थी ना कि धरती की घूमने की गति गुणन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस बात को बस ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या तारों की पृष्ठभूमि पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, या फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है? आंसर की बात करते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी जो है वही पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बाकी वास्तव में कोई भी तारा गति नहीं करता, इस बात को भी क्लियर किया गया है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है? चंद्रमा, सूर्य, सीएफएल, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन वाला कौन सा हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका सूर्य हो जाएगा। सूर्य रासायनिक परिवर्तन से उत्पन्न प्रकाश करता है। तारों और सूर्य के ऊर्जा का स्रोत उनके सतह पर होने वाली सतत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु संलयित होकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है।
अगला है सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना होता है? 6000, 12000, 18000, 24000। कितने डिग्री सेल्सियस होता है? सतह का पूछा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। जबकि केंद्र का तापमान देखेंगे तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और सूर्य के जो धब्बे होते हैं उनका ताप होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, और सतह का 6000। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? न्यूटन ने की थी, जेम्स वाट ने, रदरफोर्ड ने, या फिर गैलीलियो ने? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गैलीलियो। टेलीस्कोप दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। वास्प इंजन की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाट ने की थी। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया था, इस बात को याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने परमाणु का पहला विखंडन और परमाणु नाभिक का आविष्कार भी जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद हमारे नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मिश्रित वाला। तो उपग्रह का उपयोग किया जाता है ऊर्जा पैदा करने के लिए, टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए, प्रकाश के लिए। तो आप क्या कहेंगे? ये आपका रेडियो संचारण के लिए नहीं होता है, टेलीविजन के लिए होता है उपग्रह का उपयोग। बाकी एक निश्चित कक्षा में निश्चित वेग से ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को कहते हैं उपग्रह। कुछ मानव निर्मित जो उपकरण है वो भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उपग्रह भी कह सकते हैं, उपकरण भी कह सकते हैं। तो ये कहलाते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये उपग्रह घरेलू दूरसंचार, मौसम विज्ञान, दूरदर्शन प्रसारण इनकी क्षमता से युक्त प्रणाली उपलब्ध कराते हैं। अब यहाँ से हमारा नया चैप्टर जो है वो विविध स्टार्ट हो रहा है। विविध का मतलब है सारे क्वेश्चन अब आपको मिश्रित देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पूरे फिजिक्स में जितने पढ़े उसके सब मिला के, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो पहला प्रश्न है, बोलोमीटर का उपयोग इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है? आवृत्ति, उष्मा विकिरण, वेग, या तरंगदैर्घ्य? कौन सा सही होगा? इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार आगे भी प्रश्न की प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि पेपर के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो। और लाइक के लिए टारगेट रख रहे हैं 400 लाइक का। जैसे कंप्लीट होते हैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो जल्दी जल्दी से लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा उष्मा विकिरण। तो बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है उष्मा विकिरण और विद्युत चुंबकीय विकिरण माप में। इसमें धातु की एक पतली अवशोषक पट्टी लगी रहती है। बोलोमीटर की खोज हुई थी 1878 में, अमेरिकी खगोलशास्त्री सैमुअल पियरपोंट लैंगली जो है इन्होंने किया था इसको लेकर के। अगला क्वेश्चन है, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन इनमें से किस कारण से होता है? समुद्र की विभिन्न सतहों में दाबांतर के कारण, तापांतर के कारण, भंडारित ऊर्जा के कारण, या ज्वार भाटा के उठने के कारण? कौन सा सही होगा? तो आंसर की अगर बात करते हैं सभी ऑप्शन में से, आंसर बी हो जाएगा, समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। तो समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन किस कारण से होता है, ये क्वेश्चन आपका था। तो आप क्या कहेंगे? समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण ऐसा जो है वो होता है। बाकी महासागरों की पृष्ठ का जो जल होता है वो सूर्य के द्वारा गर्म हो जाता है, उसी समय इसकी गहराई वाला जो भाग का जल होता है वो अपेक्षाकृत ठंडा होता है। इन दोनों जलों के ताप के अंतर का उपयोग किया जाता है समुद्री तापीय ऊर्जा उत्पादन में। अगला है प्रश्न, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन सा है? सीएनजी, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा? आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत सौर ऊर्जा है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर यानी सूर्य से प्राप्त होने वाला जो विकिरण है और विभिन्न उपलब्ध तकनीकी जैसे फोटो वोल्टिक्स है, पैनल है, सौर हीटर आदि का उपयोग विद्युत और थर्मल ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। अगला ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? भूगर्भीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, या पेट्रोलियम? आंसर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो सही होगा। ऊर्जा के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन को स्वीकारा जाता है। ये इको फ्रेंडली होने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करने में सहायक है। ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊर्जा के उन सभी स्रोतों को वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं जो कि जीवाश्म ऊर्जा के विकल्प हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा आदि। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन या भविष्य की वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में देखा जा सकता है। अगला है, सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर नहीं हो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच हो, या पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच हो? आंसर हो जाएगा पहला, यानी चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। तो सूर्य से आने वाली जो किरण होगी बीच में आ जाएगा चंद्रमा, पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगी, तो पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखेगा, तो सूर्य ग्रहण उतने एरिया में आपको देखने को मिल जाता है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी पर रोशनी नहीं पहुंच जा पाएगी, जिस कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी का कुछ सतह दिन के उजाले में ही धुंधला दिखने लगता है। ये आपका होता है।
एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति आपकी क्या होती है? उसके सबसे ऊपरी बिंदु पर, या सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु, या उसकी सतह पर स्थित किसी बिंदु, या वृत्त के नीचे के केंद्र? आंसर होगा सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर। तो एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र होता है वो सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाली पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण, और उससे उत्पन्न बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाती है तब पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, या फिर पानी का स्तर पहले गिरेगा फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा, या फिर जल स्तर ही नहीं बदलेगा। आंसर हो जाएगा आपका जल स्तर ही नहीं बदलेगा, कि बर्फ का एक टुकड़ा अगर पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का आयतन नहीं बढ़ता है, पहले के समान ही रहता है। क्यों? क्योंकि जब बर्फ को पानी में तैरने के लिए डाला गया था तभी बर्फ के भार के बराबर जल को वो रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसी कारण से ऐसा देखने को मिलता है। अगला, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन में देख करके आप बता सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक अमेरिकी खगोल यात्री थे, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, खगोल यात्री बनने से पहले ये नौसेना में भी थे, और अपोलो 11 स्पेस मिशन से 1969 में चंद्रमा पर गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा अपोलो 11, और समय भी याद रखिएगा 1969। बाकी नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो आप सभी ने सुना ही है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाले विकिरण कौन सी होती है? इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव होती है, यूवी होती है, एक्सरे होती है, कौन सा हो जाएगा? उपचार की बात की जा रही है, पता लगाने की बात नहीं की जा रही है, तो एक्सरे को गलत मत लगा दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। इंफ्रारेड आपका सही होगा। अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा और सूक्ष्म तरंग से कम हो। इन किरणों का जो उपयोग है वो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में भी किया जाता है। साथ ही इसका यूज लघु दूरी का बेतार संचार, सुदूर तापमान संवेदन, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, इन सभी में आपका होता है। इंफ्रारेड या फिर अवरक्त। अगला है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम इनमें से क्या? तांडव, त्रिनेत्र, सक्षम, रुद्रम। 2020 में आया था क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं तो रुद्रम इसका नाम है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के करीब व्हीलर द्वीप से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, इसका सफल परीक्षण किया। सफल जब परीक्षण हो गया उसके बाद लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। एंटी रेडिएशन मिसाइल को विरोधी रडार और अन्य संचार परिसंपत्तियों का पता लगाना, ट्रैक करना और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न आपका है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? अच्छा क्वेश्चन है। तो कार्लसन है, एंडर्स है, लफलीन है, कोहन है। आंसर हो जाएगा पहला, आर्विड कार्लसन। अच्छा, इनमें भी देखिए सन आ रहा है, पार्किंसन में भी सन आ रहा है, तो थोड़ा सा नाम याद करने में आसानी होगी। पार्किंसन बीमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक विकार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो शरीर के अंगों में कभी पैदा करती है। अक्सर ये बीमारी एक हाथ में कंपन के साथ स्टार्ट होती है, और इस बीमारी के उपचार के विकास के लिए 2000 ईस्वी में स्वीडिश वैज्ञानिक थे आर्विड कार्लसन, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनमें से किसका गलनांक अधिकतम होता है? सोना का, चांदी का, सिलिकॉन का, तांबा का? गलनांक यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जाकर के जो है वो गले। आंसर होगा आपका सिलिकॉन। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वो तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर चांदी का गलनांक देखेंगे तो 961.8 डिग्री सेल्सियस, सोने का गलनांक देखेंगे तो 1064 दशमलव दशमलव लगा करके हुल लिखा नहीं है, 1064 डिग्री सेल्सियस। तांबा का गलनांक देखेंगे तो 1085 डिग्री सेल्सियस, और सिलिकॉन का देखेंगे तो सबसे ज्यादा है 1414 डिग्री सेल्सियस। तो सिलिकॉन का गलनांक अधिकतम है। अगला है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच यूज में आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जाम में। ये खाली बिहार लेवल पे नहीं पूछा जाता, ये आप देखेंगे यूपी लेवल पे भी काफी पूछा जा चुका है। तो ऑप्टिकल कांच, पायरेक्स कांच, सोडियम कांच या सेफ्टी कांच? तो पायरेक्स कांच जो है इसका यूज किया जाता है प्रयोगशाला के उपकरण को बनाने के लिए। अगर कभी कंफ्यूज हो तो पा से प्रयोगशाला, पा से पायरेक्स ऐसे जोड़कर याद कर लीजिए। इसे बोरोसिलिकेट कांच के नाम से भी जाना जाता है। पायरेक्स कांच का रासायनिक चिर स्थायित्व और तापीय प्रघात प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। पायरेक्स कांच सोडियम और एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला, इनमें से
सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? रबड़, गीली चिकनी मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर स्टील हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? आपका स्टील है। एक बड़ा विरूपक बल लगाने पर किसी वस्तु में यदि बहुत कम विकृति उत्पन्न होती है तो वो वस्तु अधिक प्रत्यास्थ कहलाती है। मतलब खींचने की बात होती है ना, जैसे रबड़ को देखते हैं। यदि एक समान रबड़ और स्टील के तार को आप लेते हैं और दोनों में समान विरूपक बल का यूज करते हैं तो स्टील के तार में रबड़ के तार की अपेक्षा लंबाई में कम वृद्धि होगी, लेकिन स्टील के तार में और रबड़ के तार में समान विकृति पैदा करने के लिए स्टील के तार में आपको अधिक प्रतिबल लगाना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा खिंच सके। तो स्टील के विरूपण के लिए अत्यधिक प्रतिबल की आवश्यकता ये दर्शाती है कि स्टील में उत्पन्न आंतरिक प्रत्यानयन बल रबड़ की अपेक्षा अधिक है। वही बात पूछी गई थी कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ इनमें से क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिएक्टर स्केल का उपयोग इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है? ये तो आपके तैयारी 3 में भी आया था। आंसर आपका भूकंप की तीव्रता जो है वो सही हो जाएगा। रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता, अमीटर भूकंप विद्युत धारा का प्रभाव, फेदोमीटर समुद्र की गहराई। इस तरीके से आपका यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा। घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो किसके होते हैं? सोडियम सिलिकेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड? कौन सा सही होगा? आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग दाब विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में किसी भी समय, स्थान और स्थिति में स्थिरता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्वार्ट्ज घड़ियां यांत्रिक घड़ियों की अपेक्षा ज्यादा सटीक समय की गणना भी करती हैं। रासायनिक रूप से जो क्वार्ट्ज होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड नामक एक यौगिक जो है वो है। 17 प्रश्न आपका, यदि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट्स, हम्फ्री डेवी या वोन ब्राउन? आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स। वायुयान की खोज जो है वो विल्बर और ऑरविल राइट, राइट ब्रदर्स जो है इन्हीं को कहा जाता है, इनके द्वारा की गई थी। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। सेफ्टी लैंप की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी और बेरियम, पोटेशियम, कैल्शियम की खोज वोन ब्राउन के द्वारा की गई थी। 18 प्रश्न लास्ट होगा, इसके बाद देखते हैं टीचिंग वाले पोर्शन में क्या क्वेश्चन है। तो हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? आंसर आपका नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। कितना परसेंट है? तो 78.08% है। और ऑक्सीजन की कितनी है? 20.95। ऑर्गन कितना है? 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03। इसके अलावा कुछ नोबल गैसेस, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब भी आपको देखने को मिलती हैं। अब इसी चैप्टर से देखते हैं क्वेश्चन। तो देखेंगे खगोल की गुरुत्वाकर्षण से बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था, यानी प्राइमरी में पूछा गया था। फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी पूछा गया था कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की जो कुल ऊर्जा होती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन स्थिर रहती है सही हो जाएगा, क्योंकि अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराया था। बाकी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा तो न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, एक से दूसरे रूप में आपका कन्वर्ट होती है। अगला देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। ये क्वेश्चन भी देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में आया है, यानी ये भी प्राइमरी में आया हुआ है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, ध्रुव जो है उनके ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? आप कहेंगे आंसर स्थिर ऊंचाई जो है वो सही होगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी कृत्रिम ग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर वह पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है, तो ऐसे उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अब देखते हैं विविध वाले क्वेश्चन जो अभी हमने कराए थे ना, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी से। तो ये क्वेश्चन देखेंगे 6 से 8 के लेवल पर पूछा गया है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पर पेपर 4 है, मतलब ये प्राइमरी में नहीं आया था। क्वेश्चन क्या है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें इनमें से किस पर काम करती हैं? ऐसा नहीं कि जूनियर के क्वेश्चन प्राइमरी में रिपीट नहीं होते हैं, आपको ये पहले भी मैंने दिखाया है एज ए प्रूफ कि सीधे सीधे क्वेश्चन जूनियर, प्राइमरी, प्राइमरी जूनियर हर जगह रिपीट होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर केसिका या बर्नौली या पास्कल में से बर्नौली का सिद्धांत जो है वो होगा। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर एक प्रकार का जो उपकरण है उसको कड़ित्र उपकरण कहते हैं, जो स्प्रे के गठन से तरल के फैलाव की सुविधा प्रदान करता है। ये उपकरण बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अकॉर्डिंग किसी बहने वाले द्रव्य की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होता है वहां दाब अधिक हो जाता है और जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां पर दाब कम हो जाता है। तो ये है बर्नौली का सिद्धांत। अतः किसी स्प्रेयर में एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नली होती है जो एक दूसरे से लंबवत जुड़ी होती है।
इसमें पतली वाली नली को पानी में डुबो करके दूसरी में पीछे से हवा वेग पूर्वक प्रवाहित करते हैं, जिससे क्षैतिज नली के संकीर्ण भाग में वायु के अधिक वेग के कारण दाब घट जाता है और वायु पात्र से नली के द्वारा ऊपर चढ़ने लगता है और वायु के साथ मिल करके पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी प्राइमरी में आया हुआ है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 सितंबर में, कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेटे जाने की स्थिति में, कौन सा सही होगा? जैसे कील होती है ना, जितनी ज्यादा नुकीली होती है उतना ज्यादा उसका आसानी से दीवार में चली जाती है, तो वही यहाँ पर भी काम आएगा। यानी आप जब खड़े होंगे तो आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट होंगे, अगर आप फैल जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कील से कंपैरिजन करेंगे तो जितना मत्था उसका चौड़ा होगा वो दीवार में आसानी से नहीं जाएगा, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक वजन दबा सकता है। पृथ्वी पर डाला गया दबाव बल वजन तथा आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुपात की स्थिति में जब सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो भार अधिक होगा। जब लेटने और बैठने की स्थिति में क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और व्यक्ति का भार समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर भार कम लगता है। पी बराबर एफ अपॉन ए में पी दाब, एफ बल और ए आपका क्षेत्रफल। तो सारे क्वेश्चन हो गए समाप्त। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी रसायन विज्ञान से पूछेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन रसायन विज्ञान के कराएंगे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरान होगा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर के लेवल पर, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 यानी 6 से 8 के लेवल पर पूछा गया है। तो कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। गलत सही जो भी ट्राई कीजिएगा और बाकी अगले वीडियो में जब इसका आंसर बताएंगे तो अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।